तरंगम पहुंचते ही अधीश सीधे समीर के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि सताक्षी उसके परिवार को लेकर सुबह ही तरंगम आ चुकी है। समीर की बुआ ने उसे ईला के अस्वस्थ होने के बारे में भी बताया। अधीश सोच रहा था कि यदि पिताजी मेरे आने के बाद नवीन के यहां जाते तो ठीक रहता, लेकिन किसी की क्या गलती, उसका भी तो तय नहीं था कि विलासनगर से कब लौटेगा। अधीश ने ललिता को समीर के घर छोड़ा और खुद निरंजन भवन की ओर चल पड़ा। क्या अधीश के जाने के बाद स्थिति बदलेगी? क्या वो अपनी बात नवीन को समझा पाएगा, या एक बार फिर उसे वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो उसने देवयानी के विवाह के समय किया था? अधीश के दिमाग में तेजी से विचार आते जा रहे थे। बार बार उसका ध्यान एक ही बात की ओर जाता था कि यदि नवीन निरंजन राजी ना हुए तो क्या होगा। लेकिन अब की बार वो वैसा कुछ नहीं करना चाहता था और सिर्फ इसलिए प्रार्थना करता हुआ जा रहा था। उधर समीर ने खड़े होकर अपना फैसला सुना दिया। नवीन जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं आपका बहुत सम्मान भी करता हूं, लेकिन इस मामले में मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि यहां सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार का अपमान हो रहा है। अब तक तो आप सिर्फ मेरे मृत पिता का ही अपमान करते आए हैं, लेकिन आज विश्वा जी की बात टालकर आपने जता दिया है कि मैं ही इस योग्य नहीं हूं। ठीक है नवीन जी, ईला आपकी बेटी है और उसके जीवन के फैसलों पर आपका ही अधिकार है। मुझे क्षमा कीजिए। समीर ने हाथ जोड़कर नवीन को प्रणाम किया और विश्वा जी की ओर देखकर कहा, चलिए काका। विश्वा जी भी स्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। वे भी तुरंत उठ खड़े हुए और नवीन से बोले, अच्छा नवीन जी, मुझे आज्ञा दीजिए। आशा है कि आप अपने मन में मेरे प्रति कोई मैल नहीं रखेंगे। तभी अधीश ने प्रवेश किया। जब उसने समीर का क्रोध और अपमान से जलता हुआ चेहरा देखा और अपने पिता को गर्दन झुकाए देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। अधीश चाहता तो अपनी भाषा में तुरंत समझा देता, लेकिन पिता के सामने अपना क्रोध दिखाने की धृष्टता वो कर नहीं सकता था। इसलिए चुपचाप जाकर समीर के पास खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ समीर? समीर ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर चलने का इशारा किया। विश्वा जी और बाकी सब लोग भी बाहर निकलने लगे। तभी नवीन की आवाज ने उन्हें रोक लिया। विश्वा जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। विश्वा के बढ़ते कदम रुक गए। उनका अनुभवी हृदय उन्हें बता चुका था कि यह किसी योद्धा की नहीं बल्कि एक पिता की आवाज है जो अपनी संतान की खुशी के आगे घुटने टेक चुका है। ईला तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी कि उसके पिता उसके विवाह के लिए मान गए हैं, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि ठीक से खुश भी नहीं हो सकी। विश्वा ने प्रकाशनगर संदेश भेजकर वैद्य चंडी प्रसाद को बुलवा लिया। उनके इलाज से ईला की तबीयत 2-3 दिन में ही सुधरने लगी थी। लेकिन अब नई समस्या यह थी कि यदि विवाह कर दिया जाएगा तो ईला मंदार कैसे जाएगी। इस समस्या का हल निकाला अधीश ने। उसने नवीन निरंजन से कहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं मंदार जाऊंगा, ईला भी जाएगी। मेरा भी तो विवाह हो चुका है। क्यों समीर, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं? उसने समीर से पूछा। समीर ने कहा, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है मित्र? मैं किसी के व्यक्तिगत विकास और प्रगति के रास्ते में नहीं आ सकता। वो खुशी खुशी जा सकती है। मैं इंतजार करूंगा। समीर की बात से सभी सहमत और प्रसन्न थे, लेकिन अधीश के पास उसके विवाह तक तरंगम में रुकने का समय नहीं था। ललिता भी उसके साथ थी और उसके वादे के अनुसार विशाखा उसका इंतजार कर रही थी, जहां अहिराज के गांव जाकर अधीश को उसे लेने जाना था। भारी मन से सभी ने अधीश को विदा दी, लेकिन अधीश यहां से बहुत प्रसन्न होकर निकला था। विशाखा ने अपने पिता से अनुमति प्राप्त कर ली थी। जल्दी ही वे तीनों उस स्थान पर आकर खड़े हो गए जहां मंदार जाने के लिए संकेत चिन्ह बने हुए थे। तभी ललिता बोली, अधीश, मैं इस रास्ते से कैसे जा सकती हूं? मेरे पास प्रवेश छल्ला नहीं है। मेरा सारा सामान वापस जमा करवा लिया गया था। और विशाखा कैसे जाएगी? अधीश ने कहा, तुम चिंता मत करो ललिता, मैं अभी जाकर मंदार में सूचना देकर आता हूं कि मैंने तुम्हें अपनी सहायक नियुक्त किया है। तुम तब तक यहीं इंतजार करो, मैं प्रवेश छल्ला लेकर आता हूं। और विशाखा? ललिता ने फिर पूछा। अधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके लिए छल्ले का इंतजाम मैं बहुत पहले ही कर चुका हूं। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन यहीं कहीं मेरा इंद्रजीत के साथ युद्ध हुआ था और मैंने उसे मार गिराया था। उसका प्रवेश छल्ला मेरे पास है, जो मैं विशाखा को देने जा रहा हूं। इतना कहकर अधीश ने इंद्रजीत का छल्ला निकाला और विशाखा को पहना दिया। ललिता बोली,
ठीक है अधीश, मैं प्रतीक्षा करती हूं, जल्दी आना। विशाखा और अधीश शीघ्र ही मंदार पहुंच गए। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों को विशाखा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। इतने में शुकमान वहां आ गया। कहो नए मांत्रिक, बड़ी देर कर दी आने में। उसने अपने पंख फड़फड़ाए। विशाखा अचानक उसकी आवाज सुनकर घबरा गई, लेकिन जब उसने देखा कि एक बड़े आकार का तोता इंसान की आवाज में बात कर रहा है तो उसे अचरज हुआ। अधीश ने उसे प्रणाम किया और छल्ले से कुछ रत्नमणियां निकालकर देते हुए कहा, ये आपकी प्रिय बर्फीली रत्नमणियां। शुकमान की आंखें चमक उठी। प्रसन्न होकर बोला, आज तो तुमने मेरा जी खुश कर दिया। आज तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अधीश ने जल्दी से अपने छल्ले से अनंत ग्रंथ निकाला और शुकमान को दिखाते हुए कहा, देखिए महाशय, मुझे यह ग्रंथ मिला है। इसी बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। उस ग्रंथ को देखते ही शुकमान की आंखों में आश्चर्य के भाव आ गए और उसने पूछा, यह तुम्हें कहां मिला अधीश? ये तो बहुत पुरानी और मूल्यवान किताब है। कहो तुम्हें कैसी मदद चाहिए? अधीश ने अनंत ग्रंथ के प्राप्त होने की कहानी शुकमान को कह सुनाई। फिर बोला, मुझे पता चला है कि इस ग्रंथ की 2 किताबें और हैं। मुझे पता चला है कि इस ग्रंथ के 2 और हिस्से हैं जो कहीं और छिपे हुए हैं। मैंने जिससे ये प्राप्त किया है उसके पास बस यही हिस्सा था और मुझे लगता है कि इस ग्रंथ में उनके बारे में कुछ संकेत छिपे हुए हैं। शुकमान ने कहा, तो इसमें क्या समस्या है और मेरी कैसी मदद चाहिए? अधीश ने कहा, मैंने इस ग्रंथ को उलट पलट कर देखा और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें कुछ साधारण श्रेणी के मंत्रों के अलावा कुछ भी खास नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि कूट चिन्हों के रूप में कुछ संकेत इसमें छिपाए गए हैं। यदि आप उन्हें खोजकर हल कर दें तो मेरी बहुत सहायता होगी। फिर मैं इस किताब के बाकी दोनों भाग भी खोजने की कोशिश कर सकता हूं। शुकमान ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो अधीश। वो अब भी किताब के पन्ने पलट रहा था। कुछ पल के लिए शुकमान ने आंखें बंद कर ली। ऊर्जा का एक बड़ा पुंज उसके मस्तिष्क से प्रकट हुआ और किताब में समा गया। विशाखा ये सब देखकर एकदम चकरा गई थी। शुकमान ने किताब वापस अधीश को थमाते हुए कहा, ये लो नए मांत्रिक, तुम्हारा काम मैंने कर दिया है। तुम अपने आप ही सारे संकेत खोज लोगे, मुझे विश्वास है। अब मैं चला सोने, बहुत थक गया हूं। अधीश के धन्यवाद या प्रणाम कहने से पहले ही शुकमान पंख फड़फड़ाता हुआ वहां से उड़ गया और चबूतरे के पास बने संगमरमर के स्तंभ में समा गया। विशाखा घबराई हुई आवाज में बोली, ये कैसा पंछी था अधीश जी? उसकी बड़ी बड़ी आंखों में विस्मय तैर रहा था। अधीश ने हंसते हुए जवाब दिया, अब तुम इसकी आदत डाल लो विशाखा। ये मंदार है और यहाँ तो तुम्हें इस तरह के अनेक आश्चर्य देखने को मिलेंगे। इसके बाद अधीश उसे लेकर कुलपति भवन पहुंचा। अधीश से विशाखा का परिचय जानने के बाद कुलपति ने खुशी खुशी मंदार में प्रवेश दे दिया और गुरु सूर्यभान के छात्रों के दल में शामिल कर दिया। विशाखा तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी और ये जानकर उसे और भी अधिक खुशी हुई कि अधीश भी गुरु सूर्यभान का ही छात्र है। अधीश ने कहा, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो विशाखा, तब तक मैं गुरुजी से मिलकर आता हूं। फिर मुझे ललिता को भी तो लेकर आना है। कल मैं तुम्हें गुरु सूर्यभान से मिलवाने ले चलूंगा। विशाखा ने कहा, कुलपति भवन में मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि गुरु सूर्यभान बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं और सबसे कम प्रतिभाशाली छात्र ही उनके दल में शामिल किए जाते हैं। विशाखा ने यह बात बहुत डरते झिझकते हुए कही थी, लेकिन अधीश उसकी बात सुनते ही जोर से हंस पड़ा। बात तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन गुरु सूर्यभान वास्तव में बहुत प्यारे इंसान हैं। उनके क्रोध से बचना मैं तुम्हें सिखा ही दूंगा, लेकिन मुझे लगता था कि मंदार में भी आप ही मेरे गुरु रहेंगे। विशाखा ने कहा तो अधीश फिर हंस पड़ा। नहीं विशाखा, मैं तो खुद यहाँ का छात्र हूँ, प्रथम श्रेणी का मांत्रिक जिसके पास अपना भवन तक नहीं है। अन्य छात्रों की तरह छोटे से कमरे में रहता हूँ। विशाखा को यह सुनकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन फिर उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। उसने एक बार फिर अधीश को धन्यवाद दिया और इमारतों को देखती हुई अपने कमरे में चली गई। यहाँ का माहौल उसके लिए बहुत नया और अनोखा था। फिर भी वो यहाँ एक लक्ष्य लेकर आई थी और जल्दी से जल्दी अपना सपना पूरा करना था। गुरु सूर्यभान अधीश को उसकी आहट से ही पहचान गए। आओ आओ बेटे, बधाई हो तुम्हें। अधीश को समझ में नहीं आया कि गुरुजी उसे किस बात की बधाई दे रहे हैं। उसने गुरु सूर्यभान के पैर छुए और पूछा, ज्वालादत्त से मेरा बदला पूरा हुआ गुरुजी।
सूर्यभान ने कहा, वो तो मुझे पता ही था कि तुम अपना बदला जरूर पूरा लोगे, लेकिन मैं तुम्हें बादल और नीलमणि को हराने की बधाई दे रहा हूं। अब तो तुम्हारी प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी है। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद अधीश ने जब ललिता के बारे में गुरु सूर्यभान को बताया तो वे कुछ सोच में पड़ गए। तुम्हें इसका अर्थ पता है ना अधीश? भविष्य में अगर तुम्हारी सहायक कोई भी गलती करेगी तो वो तुम्हारी गलती मानी जाएगी और उसकी सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। यही कारण है कि यहाँ उच्च स्तर के मांत्रिक भी कोई सहायक नियुक्त नहीं करते हैं। अधीश ने स्वीकार में सिर हिलाया और कहा, मैं ये नियम जानता हूं गुरुजी, और सोच समझकर ही ललिता को अपनी सहायक नियुक्त किया है। सूर्यभान ने कहा, ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो। मैं साधन भवन से किसी को भेजकर अभी उसे मंदार में बुलवा लेता हूं। धन्यवाद गुरुजी, अधीश ने कहा और बाहर निकल आया। कुछ ही देर में गुरु सूर्यभान ने ललिता को लाने की औपचारिकताएं पूरी करवा ली और वो एक बार फिर मंदार आ पहुंची। द्वार पर ही अधीश उसका इंतजार कर रहा था। आते ही उसने आंसू भरी आंखों से मंदार को देखा और अधीश को धन्यवाद कहा। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी अधीश, तुमने मुझ पर इतना विश्वास किया। इतना कहते उसका गला भर आया। अधीश भी मंदार वापस आकर इतना ही प्रसन्न था। उसे लग रहा था जैसे वो अपने घर लौट आया हो। रात के भोजन के बाद अधीश अपने कमरे में आया। कई दिनों के बाद आज जाकर उसे एकांत और शांति मिली थी। उसने जल्दी से अपने छल्ले में से नीलमणि का छल्ला निकाला। वो नीलमणि का विशेष मंत्र हिमवर्तुल खोज रहा था। हिमवर्तुल कुछ मायनों में उसके विषैली बर्फ से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन नीलमणि के छल्ले से उसे कोई विशेष सामान नहीं मिला। काफी देर तक खोज करने के बाद अधीश को एक बड़ा काला संदूक मिला जो बर्फ की तरह ठंडा था। उसी के भीतर रखा था नीलमणि का अंधेरी शक्ति का मंत्र हिमवर्तुल। अधीश ने झट से मंत्र को अपने कब्जे में लिया और बाहर आ गया। अब बारी थी अनंत ग्रंथ के पन्ने पलटने की। शुकमान ने सारे कूट चिन्हों के ताले खोल दिए थे। अधीश अब आसानी से उस ग्रंथ को पढ़ सकता था। अब मुझे उन संकेतों को खोजना है। अधीश ने ग्रंथ उठाकर फिर से छल्ले में सुरक्षित कर लिया और पलंग पर लेट गया और पिछले दिनों उसके जीवन में घटी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। तभी उसे याद आया कि ईला के विवाह के बारे में मंदार में सूचना देनी है। अभी तो कई दिन वो कक्षा में अनुपस्थित रहेगी। उधर तरंगम में समीर के विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। बटुकनाथ ने अपना महल ही उसके लिए खोल दिया था ताकि आने वाले मेहमान आराम से रह सकें। आचार्य कश्यप को भी प्रकाश नगर से बुलवा लिया गया था। कुछ ही दिनों में ईला का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन कुछ बातें थीं जो समीर के दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थीं। विश्वा ने उसे चिंतित और विचारों में डूबा हुआ पाया तो उनसे रहा नहीं गया। एक दिन मौका पाकर समीर से पूछ ही लिया, क्या बात है समीर बेटे, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? समीर बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बात मैं आपसे कैसे कहूं, लेकिन मैंने मन बना लिया है कि विवाह के बाद मैं तरंगम छोड़ दूंगा। लेकिन क्यों? क्या कारण था समीर के इस फैसले के पीछे? और ललिता, क्या वो अधीश की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या गुरु सूर्यभान की शंका सच हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।